हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम सेशन जो कि पिछले सेशन में हम बताए हुए थे कि किस प्रकार से कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव को, तो हम जो है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं जो कि बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। और अभी तो 2015 के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर जो भी है, हालांकि सब मिक्सचर ही रहेगा। इसमें आप पूरा ऑब्जेक्टिव हम कवर कर देंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सबको हम कवर करते हुए काम करेंगे पूरा ऑब्जेक्टिव को, जैसा कि हम बताए हुए थे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको क्या है कि अब जो है जितना भी हम क्वेश्चन करवाएंगे आपको पूरा फोकस होकर इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए यही पैटर्न है और इसी के पैटर्न पे मतलब ये जैसा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूछा गया है ऐसा ही आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए कि खुद से सॉल्व करें, मतलब वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आपको ऐसे जो भी इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आपको जरूर बता देंगे। ठीक है, तो कुछ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ बने रहिए। 3 सेशन होने वाले हैं, 3 सेशन में गारंटी लेते हैं आप पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा देंगे। और अगर आप सही से कर लेते हैं तो 50 का 50 आप सॉल्व करके ही आएंगे। ठीक है, यानी 50 नंबर तो फिक्स है। समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है क्या, हम पहले फ़ॉन्ट जो है ले लेते हैं। ठीक, इसमें है क्या कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट अंडर 3/2। क्या है? साइन इनवर्स √3/2। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है कि साइन में किसका मान √3/2 होता है। तो जानते हैं कि साइन जो है 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, यानी π/3 इज अ करेक्ट आंसर, है कि नहीं। तो सबसे इजी है कि नहीं क्वेश्चन। मतलब देखिए कितना बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बोल रहे हैं बोर्ड काफ़ी आसान है। आप जो दिमाग पे अगर मतलब नॉर्मल रह के काम कीजिएगा एकदम बेहतर हो जाएगा। ठीक है, और बने रहिए इसी प्रकार से, इसी पर नया नया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है कि नहीं। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए साइन इनवर्स है। जब हम √3/2 को लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं ना साइन π/6, और इससे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, यानी हमारा π/6 सॉरी π/3 होगा ना, ये π/3 होगा। तो ये π/3 हमारा आंसर निकल के आ गया। समझ में आया? तो देखिए काफ़ी इजी है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स x। तो बताइए tan इनवर्स x जो है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए हमको पता है कि tan जो है cot का उल्टा होता है, और जब हम tan इनवर्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि tan इनवर्स को क्या बोल सकते हैं। अगर हम नॉर्मली tan x की बात करें तो हम बोलते हैं 1/cot x, लेकिन यहाँ पे तो इनवर्स लगा हुआ है, यहाँ तो इनवर्स लगा हुआ है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ये जो है डायरेक्ट लगा सकते हैं। इसमें आपको ये तो पहला कैंसिल कर दीजिए, ये तो कट है और ये भी कट है, इसमें तो कोई हाल ही नहीं लग रहा है कि नहीं। अब कंफ्यूजन होता है ये दोनों में कि ये दोनों में क्या होगा। तो tan इनवर्स x है, तो अगर हम बात करें tan x का तो ये होता है 1/cot x, लेकिन यहाँ पे तो इनवर्स लगा हुआ है। तो इनवर्स के केस में क्या होता है कि ये होगा आपका आंसर, मतलब tan इनवर्स x बराबर जो होता है वो होता है आपका cot इनवर्स 1/x। ठीक है, तो ये आपका आंसर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको हम आगे बताना चाहें, मतलब साइन इनवर्स x को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं cosec इनवर्स 1/x। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें cos इनवर्स x का तो बोल सकते हैं क्या, sec इनवर्स 1/x। तो इसी तरह से आपको याद करना है। तो मतलब कुछ ऐसा नया टॉपिक नया मतलब जैसे कि ये है, इसी से रिलेटेड जो कुछ नया मिला तो हम बता देंगे आपको सेशन में, है कि नहीं। तो ये आपका क्या हो गया tan इनवर्स x का, तो वो cot इनवर्स 1/x हो गया। इसी तरह से sin इनवर्स x क्या हो गया, cosec इनवर्स 1/x। इसी तरह से cos इनवर्स क्या हो गया, sec इनवर्स 1/x, है कि नहीं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कितना इजी क्वेश्चन है समझिए, है कि नहीं। तो अब देखिए तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर में है कि एक डिटर्मिनेंट दिया, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है। क्या है कि डिटर्मिनेंट
1x एक्स स्क्वायर, फिर क्या है 1y वाई स्क्वायर, फिर क्या है 1z जेड स्क्वायर, इस प्रकार का है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, हम चेंज करते हैं इसको थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, इसके कुछ रूल्स है जो आप लोग पढ़े होंगे डिटर्मिनेंट में, कुछ इसके रूल्स होते हैं कि हम चाहें तो ये देखिए, जैसे कि क्या है रो 1 है, R1 ये है, ये पूरा क्या है R1 है, ये R2 है, और ये क्या है R3 है, और ये क्या है कॉलम हो गया, इधर वाला कॉलम होता है कि नहीं, ये सब हमारा कॉलम होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसका रूल्स होता है डिटर्मिनेंट का कि R1 में R2 घटा सकते हैं, इसमें इसको अगर घटाएंगे तो, क्योंकि हमको तो पुराना ये है, तो अगर हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, जब R1 में R2 घटा दिए हम तो ये क्या बनेगा 0, और इधर बनेगा क्या x माइनस वाई, और इधर क्या है, इधर हम क्या कर सकते हैं, इधर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह से R2 में R3 को घटा दीजिए तो फिर भी ये 0 हो गया, और ये हो गया y माइनस जेड, और ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 जेड स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि x माइनस वाई है, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 और x माइनस वाई को कॉमन ले लें। अगर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, लिख सकते हैं ना। और इसमें x माइनस वाई, यहाँ भी x माइनस वाई, कॉमन लीजिए x माइनस वाई। एक मिनट हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इरेज करते हैं। तो यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, ये x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, ये x माइनस वाई कॉमन, और यहाँ देखिए y माइनस जेड है, और ये क्या है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, ये क्या है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये भी तो कर सकते हैं इसको कि y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड। तो y माइनस जेड यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब कॉमन आ जाएगा ये भी y माइनस जेड, और इधर बचा 0 1, और इधर बनेगा x प्लस वाई, और ये क्या बनेगा 0 1, और ये क्या बनेगा y प्लस जेड, और इधर बनेगा 1 जेड स्क्वायर। बस आगे सॉल्व कर लीजिए। ये हमारा है कितना, इसको यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा कितना, इधर से पहले से है x माइनस वाई, और इधर भी है y माइनस जेड, और इधर से 1 बचा हुआ है ना। और अगर हम एक जो होता है वो फॉर्मूला को फैक्टर निकालने का कि -1 पावर i प्लस जे होता है ना, और i हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है मतलब ये जो हमारा लिखते हैं जैसे A23, i का मान आगे वाला होता है और j का मान 3 वाला होता है। इसी तरह से यहाँ इसका जो है, इसका साइन क्या होगा यहाँ पे A31, क्योंकि 3 नीचे आए हैं और 1 मतलब 1 2 3, और नीचे में पहला में 1, यानी इसका साइन क्या होगा A31, और इसमें कि i का मान 3 और j का मान यानी -1 पावर i प्लस जे 4 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये प्लस में ही रहने वाला है, और 1 हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं कोना कोनी, मतलब अगर 1 को लिए हैं तो इतना और इतना गायब कर देना है, और इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है, यही रूल करते हैं। तो 1 कॉमन लिए यानी y प्लस जेड इधर हो जाएगा 1 इंटू वाई प्लस जेड, और फिर इधर माइनस एक्स माइनस वाई होगा कि नहीं, और y से y कैंसिल हो गया, तो हमारा निकल के आंसर आ जाएगा x माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, क्या है x माइनस जेड, सॉरी 1 मिनट, x माइनस वाई है ना, ये y है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई देखिए कहाँ है, a नंबर लग रहा है, फिर ये प्लस वाला, पहला प्लस वाला तो कंडीशन होगा ही नहीं, x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो समझ में आया क्या करना है, इसमें कुछ ज़्यादा खास करना नहीं था, कुछ डिटर्मिनेंट के रूल थे जो हम अप्लाई किए। इसमें हम क्या किए, 1 था तो इसको घटा दिए 0 बना दिए, फिर इसको घटा के 0 बना दिए।
अब फिर इधर 1 बच गया और जो जो कॉमन लेने का था हम कॉमन लिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कॉमन लिए, यहाँ भी कॉमन लिए और इधर 0 बचा, नीचे 1 बच गया और 1 को यहाँ से कैलकुलेट करके आंसर निकाल लिए। फिर यहाँ से इसको गुना किए, क्योंकि डिटर्मिनेंट का क्या रूल था कि हम एक साइड इधर अगर इसको 1 को लेना चाहें तो ये और ये ख़त्म कर देते थे और कोना कोन इसमें गुना करके ये घटा देते थे। तो इससे हमारा ये आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया? तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इजी था क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, देखिए वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्रैक करना है, ठीक है, तब आपको कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। और इसका जो भी स्लाइड है आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है कंडीशन कि 4 नंबर क्वेश्चन, इफ़ 2x - y इज 3, मतलब डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। क्या है ये? मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ना, मतलब लिख लेते हैं इसको। ये है हमारा 2x - y, ये 5, ये 3, ये y, फिर क्या है 6, 5, 3 -2। यानी अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर इस प्रकार का केस है तो ये इसके बराबर होता है, मतलब सब के ये इसके बराबर अपना पोजीशन फिक्स कर लेता है, ये इसके बराबर, ठीक है। तो बस लगा दीजिए, यानी हमारा है 2x - y किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर, और y हमारा किसके बराबर होगा? -2 के बराबर। और जब y का मान निकल गया तो यहाँ पे रख दीजिए मान, यानी 2x माइनस, और माइनस से पहले से एक -2 हो जाएगा ये और 6 हो जाएगा ये, यानी 2x + 2 बराबर 6, और ये हो गया कितना? 2x बराबर 4, यानी x बराबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। तो देखिए 2 कौन सा है? 1 मिनट, गड़बड़ी हुआ क्या? 2x - y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2। तो फिर यहाँ पे माइनस प्लस किए, ये +2, 6 से 2 गया 4, तो 2 होगा आंसर ना, ये तो 2 हो गया आंसर। 2x हो गया, ये -2 हो गया और ये 6 हो गया। यानी इसका लगता है, चलिए इसका 2 होगा आंसर, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, इसको 2 कर दीजिए, ठीक है, ए को 2 कर दीजिए। ये यानी हमारा कितना निकल के आ गया आंसर? 2 निकल के आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मतलब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना था, तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? 1/√1 - x²। तो ये इसको तो डायरेक्ट याद करना, डायरेक्ट फॉर्मूला है तो डायरेक्ट याद करना है इसको। तो देखिए कौन सा हो जाएगा? 1/√1 - x², यानी ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा। तो यानी कि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन इसका लिख देते हैं, अगर जिससे रिलेटेड आए तो थोड़ा लिख देते हैं। इस समझ में ये जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन था, इसमें क्या होता है कि ये कोना, ये जो अपने पोजीशन पे उसको इक्वल कर दीजिए, ठीक है, सब अपने अपने पोजीशन पे इक्वल हो जाता है और वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बता देते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का लिख दिए, डायरेक्ट कॉस का लिखते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है -1/√1 - x²। मतलब इसमें प्लस है और इसमें क्या करना है? माइनस लगा देना है, तो इससे निकल के आ जाएगा। फिर इसी तरह से डी, अगर tan इनवर्स x का चाहिए तो इसका होता है 1/1 + x²। फिर इसी तरह से अगर हमको cot इनवर्स x का चाहिए तो क्या हो जाएगा? -1/1 + x², ठीक है। तो इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया आप लोग को? तो ये आपको कम इतना तो अगर उसका ध्यान में आपको होना चाहिए, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन है, ये जरूरी पड़ जाता है आपको। समझ में आ गया आप लोग को? तो ये याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, है ना, तो इसका क्या होगा आंसर? तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यानी 1/√1 - x², फिर कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन
-1/√1 फिर उसको जोड़ो तो आंसर 0। तो डायरेक्ट लगाने का है, क्योंकि देखिए ये जो है डायरेक्ट फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, π/2, है ना। तो डायरेक्ट π/2 होता है, तो बस π/2 यहाँ पे रख दीजिए, यानी dπ/2/dx। और π/2 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 0, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से अगर हम बात करें सेक इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है π/2। फिर इसी तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, π/2। तो कम इतना चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड होगा इसी तरह से हम सबका बताते चलेंगे, और आपको याद करना है, क्योंकि आपको स्लाइड ये PDF मिल जाएगा, आपको वहां से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्या है कि y जो है साइन एक्स क्यूब, y हमारा क्या है, साइन एक्स क्यूब, और हमको फाइंड क्या करना है, dy/dx, है ना। तो बस लगा दीजिए डिफरेंशिएशन दोनों साइड। तो ये हो गया क्या, dy/dx, और इधर हो जाएगा d साइन एक्स क्यूब बाई dx। और यहाँ पे क्या लगने वाला है, देखने से ही लग रहा है चेन रूल लगने वाला है, तो बस लगा दीजिए चेन रूल। ये है d साइन एक्स क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा, dx क्यूब। एक मिनट, हाँ तो क्या है d, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बार एक्स क्यूब लगा दीजिए, फिर dx क्यूब बाय dx लगा दीजिए। तो अब देखो मान में तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं, क्योंकि dx क्यूब कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये जो है इसका ये मैच कर गया, और तब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा cos x क्यूब, क्योंकि sin x का डिफरेंस क्या होता है, cos x। और इधर क्या होगा, ये इधर बाहर हो जाता है, यानी 3x 3 - 1, यानी हो गया 3x² cos x क्यूब, यही हो जाएगा आंसर। देखिए कहाँ पे है, 3x² cos x क्यूब, 3x² cos x क्यूब, यानी सी हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। तो इसी तरह से क्वेश्चन को उठाना है और आंसर को सॉल्व करना है, मतलब आपको पूरा का पूरा मेथड सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लिखना चाहें d साइन x का अगर पूरा लिख दें हम, तो ये होता है cos x, फिर d cos x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो होता है माइनस साइन x, है ना। फिर अगर हम cosec का लिखना चाहें, cosec x का, तो होता है क्या, माइनस cosec x इंटू कॉट x। फिर क्या होगा, अगर हमको कॉट का चाहिए तो होगा क्या, माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। इसी तरह से आगे काम करना है। फिर आपका इसी में अगर लिखना चाहें कॉट का, और क्या बचा अब, हाँ tan का बचा, tan का होता है sec स्क्वायर x। फिर अगर हमको sec का ही चाहिए तो क्या होगा, sec x इंटू tan x। समझ में आ गया। तो ये पूरा का पूरा डिफ्रेंसिएशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं है तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, क्या है, y इज इक्वल टू है टेन स्क्वायर एक्स। तो हमको dy/dx चाहिए, तो दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन लगाइए, तो ये बन गया dy/dx, और इधर हो जाएगा d टेन स्क्वायर एक्स बाय dx। अब देखिए इसको तो ये भी चेन रूल लगने वाला है, जब इसको करना चाहेंगे हम, ठीक है, तो इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, d10, ये स्क्वायर एक्स है, और नीचे कर देंगे क्या, d10x, और फिर d10x बाई dx कर देते हैं। अब देखिए ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा,
और तो इसको लिखना चाहेंगे, 1 मिनट, फॉन्ट कलर चेंज करते हैं। ये बन के आ गया आपका 2 10x, और इधर क्या हो जाएगा 10x का डिफ्रेंसिएशन, ये 10x का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर x होता है ना, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और यही हो जाएगा आंसर। देखिए कहाँ पे है आंसर, यानी 2 10x इंटू sec स्क्वायर x, 2 10x, यानी डी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो इसी तरह से क्वेश्चन का सॉल्व करने का अप्रोच होना चाहिए, इसी तरह से सॉल्व होता है क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आप लोग को ध्यान में रखना है। तो सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपका, 6 7 8 नंबर तक हो गया। इधर भी क्वेश्चन पूरा इजी ही था। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन, कुछ नया नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप ये सब तो पढ़े ही होंगे, ठीक है, तो रिवीजन कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये तो हलवा क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं, हलवा, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए कि आगे इजी है सब, इसको हलवा बोलते हैं, मतलब जो इजी है हम लोग को हलवा बोलते हैं उसको, ठीक है, हलवा टॉपिक। तो ये तो काफ़ी इजी लग रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन है और 1 इंटू डी एक्स है ना। तो इंटीग्रेशन ये क्या होगा, डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स डी एक्स, और इसका डिफरेंस ये एंटी डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, और ये डिफरेंस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए कहाँ है। और देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, इंटीग्रेशन जब हम कोई चीज़ का निकालते हैं, अगर इनडिफिनिट की बात कर रहे हैं, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रल की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब लिमिट होता है ना कि इतना से इतना रेंज दे दिया, तो वहाँ पे नहीं बोल रहे हैं हम विदाउट, अगर बिना, जैसे यहाँ पे कोई लिमिट तो है नहीं, तो इस केस में क्या होता है, कोई ना कोई कांस्टेंट निकल के आता है। क्या निकल के आता है, कोई भी कांस्टेंट, यही के या सी कोई भी यूज़ कर सकता है, तो ये कांस्टेंट है, यानी ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स, इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि एक बात ध्यान में रखिए, एक चीज़ आपको याद ही कर लीजिए इसको, हालांकि एक सेशन में हम बताए थे कि 1 प्लस कॉस एक्स है, तो इसको तोड़ने का तरीका होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर 1 माइनस कॉस एक्स है तो इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहीं पे यहाँ पे फिर अगर मान लीजिए कर दें कॉस 2x देते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ओनली एक्स। फिर इसी तरह से 1 माइनस कॉस 2x, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो बस वैसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इंटीग्रेशन है डी एक्स बाय, और इसको लिखेंगे क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यानी 1/2 इंटीग्रेशन, और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब ये 1/2 हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x। क्या होता है, 10x। देखिए जिसका डिफ्रेंसिएशन, मतलब जैसे 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या था, देखिए यहाँ पे लिखे है ना, 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहेंगे सेक स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 10x। इसी तरह सब में यही प्रकार का केस है। अगर हम cos x की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहें तो ये मतलब यह बन जाएगा sin x बन जाएगा। समझ में आ गया? तो ये बन जाएगा कितना, और देखिए नीचे 2 है, तो ये जो नीचे 2 है कांस्टेंट में, ये क्या होता है, ऊपर चले जाता है, यानी हमारा ये 2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 10x/2 प्लस के या c कोई भी यूज कर सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी हमारा हो गया 10x/2 प्लस के, यही हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा 10x/2 प्लस के, यानी हमारा ए इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आया? A4 आगरा इज अ करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? तो ये जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन था, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को कम से कम याद रखिएगा आप, तभी इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे, ठीक है। ये सब बहुत क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम में इस प्रकार का, ये ट्रांसफॉर्मेशन याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया क्या, डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया ना, डिफिनिट का यानी लिमिट लगा हुआ क्वेश्चन है ना। तो बस सॉल्व करते हैं इसको, कुछ है नहीं इसमें नया करने के लिए।
क्या है कि इंटीग्रेशन है और ये कंडीशन है ए से बी, और एक्स पे पावर कितना है 5 है। एक मिनट, तो ये क्या हो गया, x पे पावर 5 है और dx है, इसका मान निकालना है। तो इसमें क्या होता है कि इसका तो पहले इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, x पावर 6/6 हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx करते हैं तो ये क्या होता है x पावर n+1 बाय n+1 प्लस के, है ना। तो इसमें होता है, अब ये डिफिनिट है, इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा। अब देखिए ये क्या रेंज कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक है, तो ये हो गया क्या। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, b पे पावर 6/6 माइनस a पे पावर 6/6 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, यानी b पावर 6/6 माइनस a पावर 6/6। तो आंसर देखिए कहाँ पे है, ये हो जाएगा आंसर बी नंबर, है ना। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जब कॉन्स्ट ये जैसे है, मान लीजिए a to b और यहाँ पे मान लीजिए x है और x पावर n dx दे देते हैं, तो इसमें क्या होता है, या ऐसा कीजिए x पर ये नॉर्मल ले लेते हैं, अरे यार रुकिए 1 मिनट, इसमें क्या करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन है a से b और यहाँ लगाते हैं dx, तो ये क्या हो जाएगा x। तो इसका देखिए फॉर्म, ये प्रकार तोड़ने का तरीका है, यहाँ a और ये b, फिर इस तरह से क्या करेंगे, ये b माइनस a इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ये ऊपर वाला यहाँ और इसमें माइनस कर देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ किए b पावर 6/6 माइनस a पावर ये कर दिए, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, जो आप लोग पढ़ चुके होंगे, ये नॉर्मल है ना। तो समझ रहे हैं ना क्वेश्चन का लेवल क्या है, कितना इजी लेवल रहता है क्वेश्चन का। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, आराम से काम करना है, एकदम मज़े में, टेंशन एकदम एकदम टेंशन लेना ही नहीं है कि नहीं। तो एकदम नॉर्मल कंडीशन से याद करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये है dy/dx इज इक्वल टू x/y। क्या है, dy/dx इज इक्वल टू x/y, इसका आपको सॉल्यूशंस करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह के केस में क्या करते हैं कि कोना कोनी पहले तो गुना कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा क्या y/dy और ये हो जाएगा x/dx। अब क्या कीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लीजिए, क्या कीजिए, इंटीग्रेशन ले लीजिए। तो देखिए इससे क्या निकल के आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा y² बराबर x² और ये क्या हो जाएगा प्लस के, कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए, है ना। तो ये क्या निकल के आ गया, अब देखिए यहाँ पे ये है क्या कि y² और ये हो जाएगा माइनस x² इज इक्वल टू के, और ये 2 कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा y² माइनस x² इज इक्वल टू के, ये इसको गुना कर दीजिए, यानी y² माइनस x² क्या हो गया 2k। और 2k लिखे या कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ना, जब 2 भी तो कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट को कांस्टेंट गुना करेंगे तो आंसर तो कांस्टेंट ही रहने वाला है ना। तो यानी कि y² माइनस x² इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे ये y² माइनस, अच्छा यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो ये कांस्टेंट का कॉमन तो कांस्टेंट ही रहता है, यानी हमारा ये हो जाएगा बी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि कांस्टेंट हम इधर भी मान सकते थे, इस कारण ऐसा हुआ, तो किधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, तो ये हमारा बी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक से हो रहा है और बहुत ज़्यादा देखिए कि क्वेश्चन का तो लेवल ही नहीं है कि नहीं, क्वेश्चन तो बहुत ईजी पूछ रहा है। इसी तरह से 12 नंबर क्वेश्चन है कि वेक्टर ए है, वेक्टर ए है और ये क्या है आई वेक्टर, जे वेक्टर प्लस 2k कैप 2 वेक्टर है ना, और बी भी कितना है, वेक्टर भी कितना है 3i प्लस 2j वेक्टर माइनस k वेक्टर, और हमको फाइंड करना है ये, है ना। तो पहले तो
जिस कंडीशन में ये है पहले इसका मान निकाल लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट है। तो यानी वेक्टर ए का तो मान दिया है और 3b, तो अगर हम इसमें पूरे में 3 से गुना कर दें यानी 3b वेक्टर का मान निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 9i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, इतना निकल गया। और फिर यहाँ पे भी क्या है, मतलब 2a वेक्टर है तो इसमें भी थोड़ा सा कर दीजिए। 2a वेक्टर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, इतना होगा। तो अब इतना जो होगा कंडीशन, अब यहाँ पे वेक्टर a प्लस 3b वेक्टर है ना, तो यहाँ पे इसका मान निकाल लीजिए, ये दोनों जोड़िए तो कितना होगा, डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं। यानी वेक्टर a प्लस 3b वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 1 10 10i कैप, फिर क्या हो जाएगा प्लस 7j कैप और माइनस हो जाएगा 3 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस k कैप। फिर इसी तरह से इसका मान निकालिए तो ये वाला पार्ट का, तो अगर इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, तो इसमें कीजिए, इसमें इसको घटाइए तो ये हो जाएगा क्या माइनस i कैप, है ना। और फिर j कैप तो 0 हो जाएगा, इसको लिखना ही नहीं है। 4 में फिर इसको घटा देंगे तो यानी 5 हो जाएगा, यानी 5k कैप, है ना। अब इतना जब मान निकल गया, इसका भी मान निकल गया, इसका भी मान निकल गया, और हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट में निकालना है। तो आप लोग को पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब हम वेक्टर आई करते हैं, क्योंकि cos 0, क्योंकि जब हम वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी करते हैं तो क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी cos थीटा क्या होता है। और जब सेम डायरेक्शन में होता है यानी थीटा 0 तो cos 0 का मान 1, और ये तो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी वेक्टर ए ये जो है ये 1 हो जाएगा। यानी कि और फिर अगर हम यहाँ क्या करते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में यानी आई जे ले लेते हैं तो cos 90 लगाना पड़ेगा और cos 90 का मान 0। यानी कि आपको याद होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट में जब हम सेम डायरेक्शन में लेते हैं तो उसका मान 1 होता है, और जैसे ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है यानी सेम सेम में मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही अपोजिट आया यानी आई जे आया या आई के आया तो वहाँ पे 0 हो जाएगा वो। तो देखिए 10 गुना -1 तो ये क्या हो गया, इसको लेंगे -10, और जे का तो केस ही नहीं है तो उसको तो लेना ही नहीं है, और ये क्या करेंगे माइनस के कैप, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और के कैप ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी -15 इज अ करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन शायद नहीं लिखे हो, तो ये -15 इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा -15। तो ध्यान से एक बार समझिए फिर से इसको। देखिए डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर ए बी cos थीटा, और जब वही फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, और जब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन भी निकलता है ना, इसलिए मैग्नीट्यूड लेते हैं तो डायरेक्शन हट जाता है। तो यहाँ पे साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसमें सेम डायरेक्शन में चलेंगे, ये आई जे के क्या है, आई कैप जे कैप फिर क्या है के कैप, ये सब क्या है, ये सब हमारा एक यूनिट वेक्टर है किसका, ठीक है, इसका क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर, ये क्या है हमारा यूनिट वेक्टर है। और इसका यूनिट वेक्टर जो है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, क्या होता है, ये एग्जाम में पूछ भी देगा, इसको ध्यान में रखिएगा कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर आई, तो ये क्या होता है 1 हो जाएगा, जे के मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। तो यानी कि जब मैग्नीट्यूड 1 लेंगे और जब सेम डायरेक्शन में लेते हैं तो क्या होगा कि cos 0, क्योंकि एंगल तो सेम मतलब सेम डायरेक्शन में, तो मतलब अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और एंगल भी इसी डायरेक्शन में आई कैप ले लेते हैं, यानी सेम डायरेक्शन में थीटा तो 0 हो गया, तो cos 0 का मान 1, इसीलिए ये, और जैसे ही आई जे ले लेते हैं मान लीजिए तो तीनों क्या होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है ना, ये मान लीजिए आई कैप है और ये मान लो जे कैप है और ये मान लो के कैप है,
ये तीनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर होता है ना। तो यानी अगर आई जे का मतलब कॉम्पोनेंट ले लेते हैं तो ये क्या करेगा, जीरो बना देगा, क्योंकि कॉस 90 का मान जीरो। फिर आई के कोई भी ले लो, cos 90 बनाएगा और cos 90 जीरो कर देगा, यानी कि अपोजिट वाला थोड़ा सा भी नहीं लेगा, यानी आई जे जे के मतलब इस प्रकार का रहेगा डॉट प्रोडक्ट में। समझ में आया? तो इसलिए हम क्या किए, सेम सेम में सिर्फ मल्टीप्लाई किए, आई से मल्टीप्लाई किए, जे तो था ही नहीं इधर, तो 0 × 7 तो 0 ही हो गया, और ये इधर से, तो ये नहीं हमारा -15 इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत मिलेगा आप लोग को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया ये। 13 है हमारा क्या कि इंटीग्रेशन है dx/1 + x²। तो ये चीज़ तो पहले से बता दिए कि इसका डिफ्रेंशिएशन है, मतलब इंटीग्रेशन है। ये है हमारा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे tan इनवर्स छूट गया है, यहाँ tan इनवर्स लगा दीजिएगा। तो tan इनवर्स x + c, यानी ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा, क्योंकि देखिए इधर हम लिखा है ना, यहाँ पे देखिए जहाँ इंटीग्रेशन लिखा, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन ये होता है, और जब मतलब डिफ्रेंशिएशन ये होता है, और जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये tan इनवर्स x बन जाएगा, क्योंकि अपोजिट केस होता है दोनों में। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, यहाँ इनवर्स छूट गया था। अब देखिए ये क्वेश्चन है, और ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट है। क्या है डिटर्मिनेंट, हाँ sin 20 - cos 20 sin 70 cos 70, ठीक है, इस प्रकार का है। तो क्या करेंगे, कोना कोनी गुना होता है ना, तो बस लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, sin 20 × cos 70 माइनस, और ये माइनस पहले से ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस sin 70 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। तो अब देखिए कुछ हो सकता है इसमें क्या, अब देखिए यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लग रहा है कुछ गड़बड़ी है क्या, क्योंकि यहाँ पे तो ये प्लस बन जाएगा ना, ये प्लस बन जाएगा और दिक्कत कर जाएगा। ये पे इसमें माइनस हटा दीजिए, यहाँ माइनस कुछ एक्स्ट्रा पड़ गया लगता है, तो यहाँ पे ये तो माइनस होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये माइनस हटा दें हम, तो ये यहाँ पे माइनस होने वाला है। अब देखो ये अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें, अगर हम इसको कोई एक को कन्वर्ट कर दो, कोई एक एंगल में, ठीक है, तो sin 20 है, अगर हम इसको लिखना चाहें क्या हो जाएगा, ये cos 70 हो सकता है ना, ये क्या बनेगा cos 70, नहीं सही लग रहा है, 1 मिनट, एक मिनट, सही था, नहीं क्वेश्चन सही था, हम कुछ मिस्टेक लग रहा कर दिए। हाँ ये माइनस में था, अब देखो यहाँ पे जो माइनस हुआ तो ये क्या बन गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब देखो ये cos 70, और ये इसको लिख सकते हैं ना, sin 20 को cos 70 लिख सकते हैं, और ये भी cos 70 पहले से है, फिर इसको करो, ये sin 70 इंटू, और इसको भी लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा sin 70, है ना, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, sin 90 - थीटा, बस ये लगा दिया यहाँ पे। अब देखो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 70 डिग्री, जो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर कितना हो गया, 1 इज अ करेक्ट आंसर, यानी इज अ करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो काफ़ी इजी था क्वेश्चन, तो काफ़ी ज़्यादा इजी था, आपको सिर्फ दिमाग लगाना था, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस लास्ट में ही है, देखिए 15 नंबर क्या है, 15 नंबर तो सीधा फॉर्मूला लगाने वाला है, यानी π/4 हो जाएगा, ये देखने से ही लग रहा है, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस dy/dx, और ये है -y cos x इज इक्वल टू sin x इंटू cos x, है ना।
तो अब जब ऐसा केस है तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। तो जब ऐसा केस होता है तो इसमें क्या करते हैं, ये dy बाई डी एक्स, तो देख लें तो ये y को मिलाना है। अगर dx बाई dy है तो यहाँ पे x को मिलाना था। तो ये होता है जो होगा, यानी माइनस कॉस एक्स, जो y का जो भी कॉफिशिएंट होता है इस केस में वो होता है p का मान। क्या होता है? p का मान। और इस साइड जो भी है इसको बोलते हैं q का मान। ये क्या होता है? q होता है। इतना याद रखना है आपको कि अगर dy बाई डी एक्स और इस प्रकार का केस है तो ये y का जो कॉफिशिएंट, मतलब ये y से मिलाना है और y का जो भी कॉफिशिएंट है वो p का मान होगा और इधर का q का मान। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर और फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, ये होता है। और अगर हम dx बाई dy की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे x रहने वाला है तो इसके लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ p dy रहने वाला है। ठीक है, ये d इसके लिए केस है। और इसके लिए क्या है? dy बाई डी एक्स के लिए ये होने वाला है। अब यहाँ पे लगाइए कि एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन p क्या है हमारा? p है माइनस कॉस एक्स और ये dx। तो ये हो गया कितना? इसका इंटीग्रेशन माइनस, यानी एक्सपोनेंशियल पावर माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है, प्लस c। तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल पावर माइनस साइन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। ये याद रख कर लीजिएगा कि अगर dx बाई dy है तो इसके लिए ये y कंडीशन लगाना है, और अगर dy बाई dx है तो इसके लिए ये कंडीशन लगाना है ये। और जो y का कॉफिशिएंट होगा वो हमारा p का मान होगा, इधर का मान q। इसी तरह से अगर dx और dy है तो जो x का कॉफिशिएंट होगा वो p का मान होगा, उधर जो होगा मतलब RHS साइड जो होगा वो q का मान होगा। तो ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 16। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये क्या होगा? dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर हो गया ना। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। ये याद कर लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा तब? ए की जगह क्या है? 4 है हमारा ना, तो यानी 1 बाय 4 टेन इनवर्स एक्स बाय 4। बस हो गया आंसर। क्या हो जाएगा? 1 बाय 4 टेन इनवर्स एक्स बाय 4 प्लस के। ये हो जाएगा आंसर, बी नंबर, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, काफ़ी मतलब खाली फॉर्मूला बेस्ड है। आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। फिर इसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। तो इसका जो आंसर होता है, देखिए इसमें ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। यहाँ पे होता है अगर हम सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट प्रूफ भी कर देते हैं आपको। नीचे भी क्या कर देंगे, इसको ऐसा लिखे सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स है तो ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर। और ये क्या बन जाएगा? सेक एक्स 10x। और नीचे तो सेक एक्स प्लस 10x है ना, तो ऊपर वाला केस जो है हमारा ये जो बन जाएगा डी सेक एक्स प्लस 10x। इस प्रकार का केस बन जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x। और जब ऐसा केस रहता है तो लॉग डायरेक्ट लगा देते हैं, और यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स होता है ना, लॉग एक्स, यही चीज़ को लगाए हैं यहाँ पे। तो ये बन गया लॉग सेक एक्स प्लस 10x, है ना। तो ये हो जाएगा आंसर। देखिए कहाँ पे है, तो याद ही कर लीजिएगा डायरेक्ट फॉर्मूला, ये जो है इसका डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। इसी तरह से 2-3 और होता है जो बता देते हैं। अगर वो लॉग लगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स तो हो गया। हाँ, अगर हमको दे दे क्या कि 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x, है ना, तो ये होगा क्या? लॉग सेक एक्स। इसका क्या होता है? लॉग सेक एक्स, है ना। तो इसी तरह का कुछ जो है आप लोग के किसी से नाम होगा तो वो याद कर लेना है आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो याद रखना है, ये सब डायरेक्ट पूछता है। सेक एक्स का क्या होगा? लॉग इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है। तो ये हो गया बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वेक्टर का क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर 19 i वेक्टर मतलब i के
लिख सकते हैं इस प्रकार से 5j कैप माइनस 6k कैप। तो इसका मॉडुलस चाहिए, तो इसका जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, रूट अंडर इसका कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, जितना आंसर आएगा वो डब्बा में भर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भर लीजिएगा ये। तो काफ़ी ईजी है 19 का, है ना। तो अगर ऐसा केस रहे वेक्टर ए आई कैप, वेक्टर बी जे कैप, वेक्टर सी के कैप, और इसका अगर मॉडुलस चाहिए हमको तो क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस के केस में क्या होता है, उसका मैक्सिमम पावर 1 होता है। क्या होता है, इतना याद रखिएगा कि होमोजीनियस है, इसका मतलब सॉरी लीनियर में 1 होता है। होमोजीनियस अगर केस है यानी कि उसका पावर जो भी है वो सेम होना चाहिए, सबका पावर सेम होना चाहिए। तो देखिए अगर हम होमोजीनियस खोजने का प्रयास करें और यहाँ पे, तो होमोजीनियस देखने से ही लग रहा है क्योंकि ये पावर उसका 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो यानी कि देखने से लग रहा है ये हमारा क्या होमोजीनियस है। तो उसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, वो हमारा मतलब उसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, वो होमोजीनियस का केस हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है ये और उसका पावर जो है पावर भी सेम होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबका पावर सेम है, ये होमोजेनियस का डेफिनेशन हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका पावर मैक्सिमम 2 हो सकता है, इसका 4, ये तो मैच किया नहीं। फिर इसी तरह से ये सब ये मैच नहीं करेगा, तो ये हमारा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है 21 नंबर, क्या है कि ए जो है हमारा दिया हुआ है क्या 3, 6, 5 माइनस 4, बी कितना दिया हुआ है 7, 8, 5, 6। अब यहाँ पे है क्या कि 2a प्लस 3b, तो बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2a कितना हो जाएगा, ये हर एक से हो जाएगा 6, 12, 10 माइनस 8। इसी तरह से 3b तो कितना हो जाएगा 21, 24, 15, 18, है ना। बस अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे यानी 27, इधर कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 25, फिर 10, ये जगह आंसर देख लीजिए, मिला लीजिए कहाँ पे है। ये हो गया यानी बी इज, है ना, बी फॉर भोपाल इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से एक डिटर्मिनेंट ये है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये है क्या 1, 2, 4, 1, 3, 6, 1, 4, 9, है ना। तो यहाँ से ये डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 लेंगे, तो अगर इसको लेंगे तो इधर वाला कट करना है, ये 9 × 27 माइनस 24, फिर -2, अगर इसको लेंगे तो फिर ये ख़त्म, फिर मतलब ये बीच वाला भी ख़त्म, तब इसको 1 से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 माइनस 6, फिर अगर 4 लेना चाहेंगे, 4 लेंगे तो क्या होगा, ये पूरा ख़त्म, ये पूरा ख़त्म, 4 × 1 माइनस 3, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा -6, 3 × -2 -6 हो गया, और ये क्या हो गया 4, यानी 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ए हो जाएगा हमारा, ए फॉर। ठीक है, तो काफ़ी था कि नहीं। तो क्वेश्चन जो है देखिए किस प्रकार का है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे, मतलब फॉर्मूला बेस्ड, अगर फॉर्मूला आपको आता है तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो बोर्ड है क्योंकि उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, सिर्फ फॉर्मूला को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रखना है। जो आपका जितने भी चैप्टर का फॉर्मूला अगर उतना भी अगर कर लेते हैं तो आपका मैथमेटिक्स में अच्छा नंबर आ जाएगा। क्योंकि देख लीजिए सारा चीज़ पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद है तो आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है, और आई होप आप लोग को ये सेशन, ये भी लेक्चर जो हुई है आपको समझ में आ गया होगा, और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस को। और ऐसे अभी और 2 सेशन बचे हैं, 2 सेशन में लाएंगे आपको पूरा का पूरा डिटेलिंग, और इससे ज़्यादा, अभी तो 22 लिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगले सेशन में लेके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए पूरा का पूरा PYQ किया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है कि नहीं। पूरा हर एक ईयर का जितने भी साल का है तो वो अगर कर लेते हैं तो आपको हम डेफिनेटली ले सकते हैं एकदम 50 का 50 ला लोगे। ठीक है, तो थैंक यू इस लेक्चर में बने रहने के लिए। ठीक है,
और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बिना टेंशन लिए। ठीक है।